हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आज हम एक राष्ट्र एक चुनाव के और 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 के बारे में बताएंगे। हाल ही में चर्चा में रहे लोकसभा में दो संविधान संशोधन विधेयक एक राष्ट्र एक चुनाव और 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तुत करके एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। विधेयक की मुख्य विशेषता क्या क्या थी? एक राष्ट्र एक चुनाव 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 182 के 182 के 182 सॉरी फ्रेंड 182 नहीं है 82 के 1 के क्लॉज 1 से 6 तक जोड़ने का प्रावधान करता है ताकि लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में कार्यकाल को एक समान करने की व्यवस्था की जा सके, जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा सिफारिश की गई। अनुच्छेद 82 के क्लॉज 1 से 6 तक में अनुच्छेद 82 के क्लॉज ए में राष्ट्रपति द्वारा आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तिथि में प्रस्तावित परिवर्तनों को लागू करने के लिए समय सीमा का प्रावधान किया गया, जिसे नियत तिथि यानी कि अपॉइंटेड डेट के रूप में निर्दिष्ट किया गया। अनुच्छेद 82 के क्लॉज 2 में कहा गया कि नियत तिथि के बाद और लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल समाप्त होने से पहले निर्वाचित सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 82 के क्लॉज 82 के 1 क्लॉज 3 में कहा कि भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ काम चुनाव कराएंगे। अनुच्छेद 82 के 1 क्लॉज 4 एक साथ चुनाव को लोकसभा और सभी विधानसभाओं के एक साथ गठन के लिए आयोजित आम चुनाव के रूप में परिभाषित करता है। अनुच्छेद 82 के 1 क्लॉज 5 का उद्देश्य भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा के चुनाव के साथ किसी विशेष विधानसभा चुनाव न कराने का विकल्प प्रदान करता है। भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को किसी विधानसभा के लिए बाद में चुनाव कराने की अनुमति देने हेतु आदेश जारी करने की सलाह दे सकता है। अनुच्छेद 82 के 82 के क्लॉज 6 में कहा गया यदि किसी विधानसभा का चुनाव स्थगित कर दिया जाता है तो उस विधानसभा का पूर्ण कार्यकाल भी आम चुनाव में निर्वाचित लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन। विधेयक के अनुसार यदि लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाती है तो अगली लोकसभा केवल शेष अवधि तक ही कार्य करेगी, जिसे विघटन की तिथि और पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष के बीच अवधि के रूप में परिभाषित किया गया। इसका अर्थ यह है कि यदि सदन के पूर्ण कार्यकाल तक चलने के बाद भी जो विधेयक अभी भी लंबित है उनकी समय सीमा समाप्त हो जाएगी। राज्य विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 172 में संशोधन प्रस्तावित किया गया जो राज्य विधानसभाओं की अवधि को नियंत्रित करता है। यदि किसी राज्य विधानसभा को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग कर दिया जाता है तो पिछले विधानसभाओं के शेष कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जाएंगे। अनुच्छेद 372 में संशोधन। विधेयक में अनुच्छेद 372 में संशोधन प्रस्तावित है। इसमें निर्वाचित क्षेत्र में परिसीमन के बाद एक साथ चुनाव कराने को शामिल किया जाएगा, जिससे राज्य विधानसभाओं चुनाव पर संसद की शक्ति पर विस्तार होगा। इस विधेयक में स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं के चुनाव को शामिल नहीं किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024। विधेयक का उद्देश्य संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1962 की धारा 5, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम 1991 की धारा 6 तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 17 में संशोधन करना है ताकि लोकसभा राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सके। भारत में चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 यह चुनाव और उनसे संबंधित मामलों के लिए आयोग की स्थापना के प्रावधान से संबंधित। अनुच्छेद 324 यह निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को संपूर्ण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण या निर्देशक तथा नियंत्रण करने का अधिकार है। अनुच्छेद 325 यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सभी चुनाव के लिए एक एकल निर्वाचन नामावली की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 326 यह निर्दिष्ट करता है कि लोकसभा राज्य विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। अनुच्छेद 82 और 170 के निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन अनिवार्य किए जाने से संबंधित है। अनुच्छेद 172 इसके अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से
5 वर्ष तक बनी रहेगी। एक राष्ट्रीय चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट। समिति का गठन और उद्देश्य। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2023 में किया गया था। समिति को लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय के लिए एक साथ चुनाव कराए जाने की व्यवहार्यता की जांच करने का कार्य सौंपा गया था। एक साथ चुनाव कराने जाने का औचित्य। समिति ने स्पष्ट किया कि बार बार चुनाव कराने से अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है, जब एक साथ चुनाव कराए जाने से अस्थिर शासन सुनिश्चित होगा और व्यवधान कम होंगे। इसके अतिरिक्त एक साथ चुनाव कराने जाने से लागत में कमी और मतदाता की सहभागिता बढ़ने की उम्मीद है। निर्वाचक नामावली प्रबंधन। निर्वाचक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए समिति ने राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) के परामर्श भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा तैयार एकल निर्वाचन नामावली के अंगीकरण का सुझाव दिया। एक साथ चुनाव कराने जाने से संबंधित चुनौतियां। बुनियादी ढांचे का विकास। एक साथ चुनाव कराने जाने की जटिलता से निपटने के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स का प्रभावित परिनियोजन तथा प्रबंधन शामिल है। वर्ष 2024 के आम चुनाव में समग्र देश के 1.05 मिलियन मतदान केंद्र पर लगभग 1.7 मिलियन कंट्रोल यूनिट्स और 1.8 मिलियन वीवीपीएटी प्रणाली का परिनियोजन किया गया। विविधता चुनौतियां। किसी भी संशोधन एक साथ चुनाव क्रियान्वित करने की प्रक्रिया को विधिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है तथा संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक जांच की आवश्यकता हो सकती है। आगे की राह क्या हो सकती है? विधिक स्पष्टता। यह एक साथ चुनाव कराने के लिए स्पष्ट के निर्देश स्थापित करना। मतदाता पंजीकरण के लिए कार्यक्रम प्रक्रिया का विवरण देना। चुनावी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। कोविंद समिति की सिफारिश के अनुसार एक ऐसी एकीकृत मतदाता सूची प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जो सरकार के तीनों स्तरों लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए उपयोगी हो, ताकि दोहरा एवं त्रुटियों को कम किया जा सके। चलिए फ्रेंड, तो हम एक राष्ट्रीय चुनाव को आज किए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाय।